नमस्कार, स्वागत और अभिवादन है आपका दिव्य नेत्रदा विजन पे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या था भाई? ये जो एनसीईआरटी का ज्योग्राफी शुरू किए हैं क्लास 6 का जनरल कंपटीशन के लिए, तो ये मानचित्र चैप्टर पढ़ रहे हैं। चौथा टॉपिक है मानचित्र। चौथा टॉपिक में मानचित्र में हम दिशा के ऊपर पढ़ चुके हैं। दिशा से शुरू करते हैं, डायरेक्शन समझते हैं। डायरेक्शन क्या है, दिशा में क्या पढ़ना पड़ेगा उसको समझते हैं। मेरा नाम प्रियतम कुमार है। चलिए शुरू करते हैं। पहला यहाँ क्या है भाई? दिशा में देखते हैं, अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है। ऊपर में दाहिनी तरफ तीर का निशान बना रहता है, इस टाइप का बना रहता है, निशान रहता है, तीर का निशान बना रहता है दाहिने तरफ। आप मानचित्र मोबाइल में भी खोलेंगे तो दाहिने तरफ क्या रहेगा? तीर का निशान बना रहता है, जिसके ऊपर अक्षर उ हर्षऊ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। ये जो उ लिखा रहता है यहाँ देख रहे हैं उ, ये उ उत्तर दिशा का द्योतक है। तो अगर उत्तर पता हो गया तो इसका कहने की ज़रूरत नहीं है। दक्षिण कहाँ होगा? दक्षिण ऑब्वियसली दक्षिण अपोजिट साइड हो जाएगा। अगर दक्षिण नीचे हो गया तो फिर इसको तो कहने की ज़रूरत नहीं है। इधर तो पूरब होगा यानी ईस्ट, इधर क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। काफ़ी आसान है, समझे। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूरब पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। अगर आपको उत्तर के बारे में पता चल गया तो आप पता कर लेंगे दक्षिण किधर है और पूरब पश्चिम किधर है ना। तो सिंपल सा बात है। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को दिखाया गया है। 4.2 में उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को दिखाया गया है। यही तो बता रहा है क्या है। वे प्रधान दिग्बंधु कहा जाते हैं। ये चार दिशा जो है इसे क्या कहते हैं? प्रधान दिग्बिंदु यानी दिशा, दिक जोड़ बिंदु, दिग्बिंदु ना जी, दिक जोड़ बिंदु। अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए, दिक जोड़ बिंदु, दिक मतलब दिशा, बिंदु मतलब बिंदु, तो दिक बिंदु मतलब दिशा का बिंदु कहे जाते हैं। कौन? ये प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं हैं। अब बीच का भी 4 दिशा हो जाएगा। यहाँ पे समझिए, इसको छोड़िए। इधर क्या है? उत्तर, इधर है पूरब। तो ये दिशा जो होगा कहने की जरूरत नहीं, ये क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व हो जाएगा। क्या उत्तर पूर्व हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ये दिशा क्या होगा आपका? दक्षिण पूर्व, यानी दक्षिण साउथ हो गया, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट हो गया दक्षिण पूर्व। ये हो गया उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। इधर क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम होगा ये। दक्षिण ये क्या हो जाएगा? पश्चिम उत्तर पश्चिम या उत्तर पश्चिम, पश्चिमोत्तर भी कह सकते हैं। तो ये दिशा पश्चिम उत्तर होगा। तो ये देखेंगे आप रीजनिंग में भी आपको ये सहूलियत देगा, समझे। ये जो दिशा उत्तर, इधर क्या है? पश्चिम है ना जी, उत्तर पश्चिम है। उत्तर पश्चिम को क्या दिखाएंगे? तो उत्तर पश्चिम दिखाएंगे। ये दोनों के बीच में उत्तर पश्चिम। तो यही बताया दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, यह सब दिशा है। चित्र 4.1 में निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा। दूसरा क्या लगाना है? पहले विकास का घर का दिशा लगाना है भाई, किधर है? चित्र 4.1 से इससे पता करना है। इस दिशा से विकास का घर किधर है, पैमाना है। ये सब बच्चा बुद्धरू के लिए होमवर्क है, उसको ऐसे ही रहने दीजिए। हम दिक्सूचक, हाँ यहाँ पे चलते हैं। ये क्या है? हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। एकदम सही बात है। अगर दिशा सूचक यंत्र रहेगा तो हमको बीच समुद्र में लाके खड़ा कर देगा। उत्तर तरफ दिखाया तो उत्तर के नीचे दक्षिण, दक्षिण के इधर पूरब, उसके बाद पश्चिम, तो हम निकाल सकते हैं। तो वही बात है, हम दिक्सूचक के सहायता मतलब यंत्र के सहायता से, कैसा यंत्र? दिशा सूचक यंत्र, दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। ऐसे रहेगा, अभी देखें ना, ऐसे रहता है ये हमेशा उत्तर दक्षिण में ही रहेगा, समझे। कैसनो घड़ी कर दीजिए, यंत्र कर दीजिए, ये हमेशा उत्तर दक्षिण ही पेंडुलम लटका रहेगा।
यही बात है, ये उत्तर दक्षिण दिशा का द्योतक होता है। प्रतीक समझते हैं, प्रतीक मतलब इंडिकेशन, इंडिकेट किससे क्या करेंगे, देखते हैं प्रतीक क्या है। प्रतीक देखते हैं, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। पहले दूरी था, फिर दिशा था, फिर प्रतीक, 3 घटक बताए थे ना कल के वीडियो में क्या बताए थे कि मानचित्र का 3 घटक है, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो दूरी दिशा हो गया। अब प्रतीक समझते हैं, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरी या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। मान लीजिए भवन को दिखाएंगे तो मानचित्र में भवन बनाएंगे, कुछ प्रतीक ना देंगे जी। अब मान लीजिए बिल्डिंग खड़ा कर देंगे तो वो पता चलेगा मैप में आप दर्शाने चले थे, मैप बनाने चले थे, आप बना के बैठ गए क्या बिल्डिंग, तो होगा नहीं। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका प्रतीक चिन्ह का उपयोग करना पड़ेगा। क्या कुछ भी प्रतीक कर देंगे, नहीं, उसके लिए निश्चित बात रखा गया है। यहाँ पे समझते हैं संभव नहीं है, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। एक निश्चित कलर उसमें होता है भाई, पहाड़ के लिए क्या है, पर्वत के लिए क्या है, मैदान के लिए क्या है, घास मैदान के लिए क्या है, ये सब एक निश्चित कुआं के लिए क्या इंडिकेशन कर सकते हैं, तो उसके लिए एक निश्चित बात रखा गया है। यहाँ पे देखेंगे किसके किसके लिए क्या है। ये प्रतीक कम स्थल में अधिक जानकारी प्रदान करता है। प्रतीक चिन्ह का उपयोग क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि कम ही बात में इस शॉर्ट हैंड, जो शॉर्ट हैंड जानते होंगे जनरल कंपटीशन में, शॉर्ट हैंड जो जनरल कंपटीशन का तैयारी करता है एक्चुअली टाइपिंग सीख लेता है, शॉर्ट हैंड सीख लेता है। का है कि इसका क्या ना स्टेनोग्राफर सबका फॉर्म आता है एसएससी द्वारा, तो स्टेनोग्राफर के लिए आपको शॉर्ट हैंड जानना जरूरी है। दुर्भाग्यवश हम नहीं जानते हैं शॉर्ट हैंड, टाइपिंग जानते हैं, टाइपिंग करने जानते हैं, शॉर्ट हैंड नहीं जानते हैं। टाइपिंग भी पूरा फास्ट नहीं जानते हैं, स्लो है मेरा, ठीक है। अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, ये मतलब एक प्रतीक चिन्ह। शॉर्ट हैंड में क्या प्रतीक दिखाया जाता है। आपको इतना बात जो लिखा गया है, अगर शॉर्ट हैंड पता होता ना तो इतना बात में ही सारा बात का सारांश लिख डालते, वही होता है शॉर्ट हैंड। तो वही प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, कम स्थानों में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना आसान होता है। इन प्रतीकों की सहायता से मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है और क्या, इसका अध्ययन भी कर सकते हैं हम। सामान्य सा बात है, अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता से जान सकते हैं। वही बात है, आप मान लीजिए ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल गया साउथ इंडिया, वहाँ पे तमिल भाषी लोग हैं, मलयालम भाषा है, कन्नड़ भाषा है, ये सब भाषा आपको तो आता नहीं है। इंग्लिश भी ढंग से उत्तर भारतीय को नहीं आता है, उत्तर भारतीय सबको नहीं, मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल से पास है मैक्सिमम का यही हालात है, इंग्लिश ढंग से नहीं बोल पाता है। कुछ लोग जानते हैं, अच्छी बात है, जानना चाहिए, भाषा का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन सबके लिए नहीं है ये बात, कुछ के लिए बात था। तो वही बात है कि इसके लिए क्या करेंगे, अगर भाषा का ज्ञान नहीं है तो आप प्रतीक चिन्ह का उपयोग करेंगे ना। प्रतीक चिन्ह का उपयोग करके आप डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। जैसे मैप में रेलवे लाइन यानी बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन को कैसे सूचित किया जाता है, बड़ी लाइन को ऐसे इस इंडेक्स में सूचित किया जाता है, मीटर लाइन को इस इंडेक्स में, और रेलवे स्टेशन को रेलवे स्टेशन यहाँ RS भी दिया जाएगा, एक लाल और ऐसा चित्र बनाया जाएगा, उसे रेलवे लाइन कहते हैं। रेलवे लाइन को सूचित किया जाता है किसमें, मैप में। सड़कें, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली ये पूछेगा नहीं कभी, लेकिन मानचित्र पढ़ने में यही सहायता प्रदान करेगा। और मानचित्र अगर नहीं पढ़ते हैं तो फिर जनरल कंपटीशन में बहुत कुछ खो देंगे आप। तो मानचित्र पढ़ने से पहले इस चीज़ को थोड़ा मोटा मोटी अनुभव होना चाहिए। सड़क को, पक्की और कच्ची सड़क को, पक्की सड़क को देखें दोनों सीधी लाइन, और कच्ची सड़क को एकदम स्पेस देके लाइन है, तो इससे कच्ची सड़क है। अंतर्राष्ट्रीय और राज्य सीमा का निर्धारण भाई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इस ऐसे इंडिकेट करके, राजकीय सीमा ऐसे इंडिकेट से, जिला का सीमा इस इंडिकेशन में दर्शाया जाता है। देख रहे हैं, जिला इस कंडीशन में, राजकीय सीमा इस कंडीशन में, और
अंतर्राष्ट्रीय सीमा इस कंडीशन में दर्शाया जाता है। फिर वही है नदी को, फिर कुआं है, ये तालाब है, फिर ये नहर है, इसका पुल पुलिया को इस कंडीशन में दिखाया जाता है ना। पुल हो गया, तो लाइन है, क्या चीज़ दर्शाएंगे, नहर दर्शाएंगे, तो यही सब बात है। मंदिर को दर्शाएंगे इस कंडीशन में, गिरजाघर को, फिर मस्जिद को, फिर क्या है, छतरी। ये छतरी क्या चीज़ होता है हमको भी पता नहीं है ढंग से, छतरी है वो। पोस्ट ऑफिस को पीओ से दर्शाया जाता है, पोस्ट एवं क्या है, टेलीग्राफ ऑफिस को पीटीओ से, उसके बाद पुलिस स्टेशन को पीएस से। फिर बस्ती और कब्रिस्तान, बस्ती ऐसे दर्शाया जाता है, कब्रिस्तान को ऐसे दर्शाया जाता है। पेड़ पौधा है, ये घास स्थल है, पेड़ पौधा को इस कंडीशन में और घास को इस कंडीशन में दर्शाया जाता है। काफ़ी आसान है, एक तो मोटा मोटी आपको आइडिया दे दिए, आइडिया आपको लग जाना चाहिए, समझें। मानचित्र की एक क्या है, विश्वव्यापी भाषा होती है, मानचित्र की विश्वव्यापी। ये जो देख रहे हैं ना, विश्व में किसी भी देश में इस चीज़ को अगर दर्शाना हो तो इसी आधार पर दर्शाएंगे। तो मानचित्र का एक अलग भाषा होती है, मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, इंटरनेशनल लेवल से सहमति। ये नहीं कि भारत अलग कुछ रखेगा और पाकिस्तान अलग कुछ रखेगा, मतलब ये रूढ़ है, मतलब निश्चित है ना जी। मानचित्र चैप्टर है, देखते हैं। वसंतपुर के बारे में दिखाया गया है, डुमरी है, ये सब है, तो आप समझिएगा इस चीज़ को। तो प्रतीक कहे जाते हैं, ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं, कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है मतलब रेखा चित्र समझते हैं क्या भाई, हाँ यहाँ पे इम्पोर्टेंट था। क्या है, विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्यों से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए, जल की राशि को अगर दिखाना हो तो नीले रंग का उपयोग किया जाता है। भूरे रंग पर्वत के लिए, पीला रंग पठारों के लिए और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये पूछता है, ये जनरल कंपटीशन में पूछता है, घास के मैदान को किस कलर से डिनोट करेंगे, या मैदान को किस कलर से डिनोट करेंगे, या नीले भाग को मानचित्र में किस चीज़ के लिए इंडिकेट किया जाता है, भाई समुद्र के लिए, जल जलाशय के लिए, तो नीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है। जलाशयों के लिए भूरा रंग पर्वत के लिए, देखिएगा हिमालय श्रेणी में भूरा रंग, जो एंडीज पर्वतमाला है या रॉकीज है, ये सब में भूरा रंग। जहाँ पीला दिख रहा है समझिए पठार है, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, मालवा का पठार, ये सब पठार है ना। काफ़ी गर्मी है एक्चुअली, गर्मी तो है, पूरा रूम भी पैक है, रूम के साथ उसके बाद सामने लाइट जला हुआ है। तो ये सब कंडीशन में वीडियो बनाते हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि शेयर कर देना, दोस्त को बताइए, इस चैनल के बारे में बताइए और सब्सक्राइब करवाइए। और इसमें पैसा भी नहीं लगता है, ये नहीं कि पैसा लगता है, सब्सक्राइब करने में कोई रुपया नहीं लगता है। यूट्यूब सबके अकाउंट में रहता है, सबके मोबाइल में यूट्यूब रहता है, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करवाइए। कुछ ज्ञान का बात होता है, समझे। यहाँ पे हम नाचने गाने थोड़ी सिखा रहे हैं, कुछ ज्ञान का ही बात कर रहे हैं। तो कभी इस पूरा ज़िंदगी में मेरा 2% भी योगदान रहेगा तो हम समझेंगे अच्छा अपने आप को। इसलिए और कुछ जैसे वीडियो पे आप कमेंट किया कीजिए, क्या सुधार किया जाए, कमेंट करना चाहिए आपको। और क्या, चलते हैं देखते हैं, रेखा चित्र को देखते हैं। रेखा चित्र क्या है इसको समझते हैं। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रक्षेपण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, तो आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेख बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने के सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। समझ में आया? ये बात समझा देते हैं, ये बात समझा देते हैं, समझाने में कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए ये दिव्य नेत्र विजन का ऑफिस है। यहाँ आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप अपने घर से निकले हैं, तो मान लीजिए निकले हैं तो एक मंदिर है, मंदिर के बाएं मुड़े
बाएं मुड़े, फिर एक रोड गई है इधर ऐसे करके, फिर यहाँ आएंगे तो यहाँ पे दिव्य नेत्रदा विजन का क्या है, ऑफिस है, समझे। तो ये दिव्य नेत्रदा ऑफिस बनाने में, ऑफिस आने में जो कच्चा रेखा बनाए इसे ही क्या कहते हैं, कच्चा खाका जो बनाए इसे ही कहते हैं रेखा चित्र। क्या कहते हैं, रेखा चित्र। वही बताया गया है, एक कच्चा मैप बनाना। खाका किसे कहते हैं समझते हैं, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक छोटे क्षेत्र का जूम करके मान लीजिए, जूम मोबाइल में नहीं, बड़ा क्षेत्र, एक छोटा क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने पर वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र से नहीं दिखाया जा सकता है, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखाचित्र खींच सकते हैं, जैसे खाका कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, खाका। मान लीजिए वो जो इंजीनियर आपका घर का नक्शा बनाए ना, उसे क्या कहते हैं, खाका कहते हैं। सिंपल सा बात है, ये सारा बात हवाबाजी है। बस खाका किसे कहते हैं, तो एक क्षेत्र, मतलब एक विशेष क्षेत्र का भाग, जो कमरे की लंबाई या कमरे का मैप बनाना हो, या रूम का, या फिर एक बिल्डिंग का मैप बनाना हो, उसे क्या कहेंगे, खाका कहेंगे। सिंपल सा बात है, इंजीनियर लोग जो बनाता है बस खाका है। चलिए चैप्टर ख़त्म हो गया। 5वां चैप्टर हम पढ़ेंगे। 5वां चैप्टर क्या है देख लेते हैं भाई। 5वां चैप्टर क्या है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। परिमंडल मतलब परि मतलब चारों ओर, मंडल मतलब मंडल, परिमंडल, समझे। पृथ्वी के परिमंडल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा।